नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब तक तो ईरान को तमाम तरह की धमकियां देते रहे। बर्बाद करने की धमकी, तबाह करने की धमकी, स्टोन एज में पहुंचा देने की धमकी, पुल और पावर प्लांट्स उड़ा देने की धमकी। लेकिन आज जो कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा है, जो कहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है अपनी पोस्ट में, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी भी राष्ट्रपति ने, किसी भी हेड ऑफ स्टेट ने सार्वजनिक मंच पर किसी देश के लिए या किसी देश की लीडरशिप के लिए आज से पहले शायद ही किया होगा। कम से कम दशकों में तो किसी ने नहीं किया होगा। ट्रंप ने जो कुछ लिखा है उसमें कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो मैं यहां रिपीट नहीं कर सकता। स्क्रीन पर आप देखें और समझें। और एक राष्ट्रपति अगर सनकी और सिरफिरा ना हो तो क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक तौर पर अपनी धमकियों में, अपनी चेतावनी में, अपने अल्टीमेटम में कर सकता है क्या? यह एक बड़ा सवाल है। और साथ में ट्रंप ने दूसरी पोस्ट की जिसमें कल कहा है, कल के लिए, कि कल 1 बजे अमेरिकन समय के मुताबिक सेना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। कल क्या करेंगे ट्रंप? उनके अल्टीमेटम की मियाद कल रात खत्म हो रही है। उसके बाद ईरान पर किस तरह के हमले करेंगे? क्या वाकई ईरान के पावर प्लांट, डीजल प्लांट, तेल कुओं को तबाह करेंगे जैसा कि ट्रंप कह चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो मैं ये सब करूंगा? तो उसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कल रात के बाद का, भारतीय समय के अनुसार परसों सुबह 6 बजे के बाद का। लेकिन मैं चाहता हूं ट्रंप ने आज जो कहा है, कुछ शब्द मैं बताऊं, कुछ आप पढ़ें। हमारे साथ खास मेहमान है ईरान से सैयद जमीर अब्बास जाफरी साहब, भारत के रहने वाले हैं, ईरान में रहते हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर और अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देखते होंगे। अब स्क्रीन पर ट्रंप के लिखे शब्दों का हिंदी अनुवाद चल रहा है। उन्होंने कहा, मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। मतलब अगर उनके शब्द कहूं, ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. लेकिन अगला शब्द मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, स्क्रीन पर देखिए। और उसके साथ उन्होंने यू क्रेजी बास्टर्ड्स कहा है। चाहे लीडरशिप को कहा, चाहे पूरे ईरान को एक मुल्क के तौर पर कहा, क्योंकि जब जंग में लीडरशिप होती है तो मुल्क भी साथ होता है। और उसके बाद उन्होंने कहा, यू विल बी लिविंग इन हेल, जस्ट वॉच। तुम नरक में जाओगे, नरक को देखोगे, बस वेट एंड वॉच की चेतावनी है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि एक राष्ट्रपति अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो ईरान के लोग और ईरान इस भाषा पर, उनकी धमकी पर कैसे रिएक्ट करेगा। उससे पहले बता दूं कि तमाम तरह की खबरें 48 घंटों के भीतर आई है। ईरान ने किस तरह से अमेरिकी फाइटर जेट को गिराया, अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को गिराया, अमेरिकी ड्रोन्स को गिराया, उसी में 2 पायलट गिरे, उनको किस तरह से अमेरिका ने रेस्क्यू किया। उसके बीच में फिर खबर आई आज कि अमेरिकी कुछ जेट्स के मलबे आए, वहां लोग जश्न मना रहे थे। वो सब तस्वीरें लगातार आ रही है। लेकिन शुरुआत हम ट्रंप की इस धमकी, बल्कि गालियों भरी धमकी से। जमीर अब्बास साहब, आपका स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया, अल्टीमेटम और धमकी पर हम बाद में बात करेंगे, पहले ट्रंप के शब्दों पर क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया बहुत बहुत अंजुम जी, और तमाम आपके व्यूअर्स को भी सलाम और आदाब अर्ज करता हूं। उम्मीद करता हूं जहां हैं खैरियत से होंगे। देखें, ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि अमेरिका और अमेरिका की जो सिविलाइजेशन है उसमें यही है कि आप दुश्मन को तहकीर करो, दुश्मन को जलील करो, क्योंकि आपकी इज्जत और शरफ तब आएगी जब आप दुश्मन को गाली दोगे, दुश्मन को तहकीर करोगे। और इन अल्फाजों का इस्तेमाल करके, यानी इन गालियों का इस्तेमाल करके ट्रंप सिर्फ दुनिया को ये बता रहे हैं कि वो कितने फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट हो चुके हैं। और ये हमें दोबारा जाके इनकी मानसिकता को समझना पड़ेगा कि इसके पीछे की मानसिकता क्या है। ये लोग एक दुनिया बनाई थी इन्होंने। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्होंने एक दुनिया बनाई जिसमें इन्होंने कहा कि भाई हम जो है दुनिया के यूनाइटेड नेशन हम बनाएंगे, हमारे पास वीटो पावर होगा, हम दुनिया के बादशाह बनेंगे। कुछ अरसे तक रशिया उनके ऑपोजिशन में था, बाद में एक मोनो
अभी एक ऐसी दुनिया बन गई है जहां पर ये सिर्फ अपने आप को बादशाह कहते हैं, यूनाइटेड नेशन की कोई वैल्यू नहीं है, बोर्ड ऑफ पीस इन्होंने बना लिया। एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां पर इनके सामने सिर्फ झुकना होगा, और जब कोई इनके सामने खड़ा हो जाए तो इनके लिए जरूरी है कि उसको इस तरीके से दबा दिया जाए, इस तरीके से उसकी तहकीर की जाए, उसकी बेइज्जती की जाए, ताकि दुनिया को यह सबक सिखा सके कि अगली बार हमारे सामने कोई खड़ा ना हो। लेकिन ईरान जिस तरीके से खड़ा है, जिस तरीके से जवाब दे रहा है, ना कि सिर्फ खड़ा है बल्कि जिस तरीके से ईरान पलटवार कर रहा है, उससे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बौखलाहट है। आप खुद जानते हैं मुझसे बेहतर कि उनके आर्मी चीफ को निकाल दिया गया, कई जनरल्स को निकाल दिया गया, अटॉर्नी जनरल को निकाल दिया गया। तो वहां की मिलिट्री और एस्टैब्लिशमेंट ये जानती है कि ईरान से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन हॉलीवुड की दुनिया में ट्रंप और पीट हेग्सेट जिंदा हैं, और इसका जवाब उनको बहुत सख्त मिलेगा। और तारीख देखेगी कि इन इंपीरियलिस्ट पावर्स के मुकाबले में जब कोई पूरी की पूरी कौम, पूरी जनता मिल के जब मुकाबला करती है तो कैसे इनको जलीलो खार किया जाता है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, वरना उसके बाद कल पावर प्लांट्स डे होगा और ब्रिज डे होगा। कल मतलब अमेरिकी समय के हिसाब से अगर देखें उनकी धमकी के बाद ट्यूसडे, परसों के लिए। तो एक तरह से वो ये भी कह रहे हैं कि परसों मंगलवार को ईरान में आपके पावर प्लांट्स और ब्रिज और डीजल प्लांट्स, इन सब पर भयंकर तबाही होगी। जी, देखें, ये दुनिया में शायद पहली बार हो रहा है कि कोई कंट्री का प्रेसिडेंट वॉर क्राइम करता है, यानी किसी कंट्री की ब्रिज को गिरा देना, सिविलियन ब्रिज को गिरा देना, वो एक वॉर क्राइम है। जेनीवा कन्वेंशंस के हिसाब से, यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स लॉज के हिसाब से वॉर क्राइम है। ये वॉर क्राइम करके उस वीडियो को शेयर करते हैं, और शेयर करने के बाद कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं और मारूंगा, मैं और वॉर क्राइम करूंगा। यानी दुनिया का नैतिक जो स्तर है वो इतना गिर चुका है कि इस दुनिया के अंदर एक गुंडा है, वो कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तमाम दुनिया के कानून को तोड़ूंगा, और पूरी दुनिया बैठ के देख रही है, कोई उफ तक नहीं कह रहा है। अजीब दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। आप गौर करें कि जब हम बात कर रहे हैं अंजुम जी, इसी वक्त क्यूबा के हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से लोग मर रहे हैं, क्योंकि वहां पर ऑयल जाने को रोक रहा है ट्रंप। वेनेजुएला में क्या कर रहा है, ईरान में क्या कर रहा है, 600 से ज्यादा स्कूल्स को तबाह कर चुका है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। अब ईरान पूरी दुनिया की तरफ से ये जंग लड़ रहा है ताकि ये गुंडागर्दी और दादागिरी खत्म हो। अच्छा, यहां पर ये क्लियर है कि अगर ये कह रहे हैं ब्रिज गिरा देंगे, पावर प्लांट गिरा देंगे, तो ईरान के पास शक्ति है कि ईरान भी मारेगा। ऐसा नहीं है कि ये मारेंगे और ये चले जाएंगे। आयतुल्लाह खामेनाई शहीद ने कहा था, मी जमी मी खोरी, जमान तमाम शुदे कि मी जमी और बर मी, यानी आपका वो जमाना खत्म हो गया कि मार के आप चले जाओगे, अब मारोगे तो मार भी खाओगे। ईरान ने इन 30-35 दिन, 40 दिन में यह साबित कर दिया है कि अगर ईरान पर हमला होगा तो ईरान उससे ज्यादा सख्त हमले का जवाब दे सकता है। और ईरान ने भी कहा है, अगर तुम हमला करोगे तो कयामत देखोगे, पूरे अपने इस महल्ले में और अपने गुलामों के दरमियान कयामत की रात आप भी देखोगे। लेकिन सवाल ये भी है ना कि दुनिया के तमाम देश ये तो कह ही रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 28 फरवरी के पहले जिस तरह से वहां फ्री नेविगेशन था, दुनिया के तमाम देशों के तेल टैंकर्स, कार्गो शिप्स जा रहे थे, 20% तेल का व्यापार उस रास्ते से होता है। ईरान ने वहां टोल नाका बनाकर, खूंटा गाड़कर ईरान बैठ गया है। तो दुनिया के तमाम देश भी चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, और आज ट्रंप उसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने या खुलवाने के नाम पर इस तरह की धमकी दे रहे हैं। अगर कल को ट्रंप हमले करेंगे तो कई देश जिनका तेल या तेल टैंकर या कार्गो शिप्स वहां से नहीं आ रहे हैं, गैस नहीं आ रहा है, वो कहेगा कि भाई उपाय क्या था फिर। जी, जी, देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझना कि ईरान ने एक पैगाम दिया है पूरी खाड़ी के देशों को और पूरी दुनिया को। वो पैगाम क्या है? वो पैगाम ये है अंजुम जी कि ईरान में 50,000 तुमान जो है, जो
यहाँ की 50,000 तुमान की नोट है, वो 2006 में उसकी कीमत थी 2,500 इंडियन रुपीस। आज उसकी कीमत है 40 रुपया। तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगते रहे और पूरी दुनिया बैठ के देखती रही। ईरान तकलीफ में रहा, सब मजे में रहे। ईरान ने पावर बैलेंस बदल दिया। ईरान ने कहा कि जब हम तकलीफ में तो सब तकलीफ में, और अगर सब चाहते हैं सब आराम से रहे तो हमारा आराम से रहना भी जरूरी है। अगर कोई और ऑयल बेच सकता है तो हम भी बेच सकते हैं, कोई और गैस बेच सकता है तो हम भी बेच सकते हैं। अब वो जमाना खत्म हो गया कि दुनिया खुद आराम से रहे और ईरान को उम्मीद करे कि ईरान की इकोनॉमी भी तबाह हो जाए, ईरान के अंदर दवाएं भी नहीं आए, दुनिया के सैंक्शंस लगे। ईरान ने होर्मुज के जरिए से दुनिया को एक पैगाम दिया है कि भाई हम अदलो इंसाफ चाहते हैं। 30 साल ईरान ने नेगोशिएशंस किया, 30 साल में ईरान के वो नहीं हटे, सैंक्शंस नहीं हटे। 30 दिन ईरान ने मिसाइल मारा, ईरान के सब सैंक्शंस हटा दिए गए, कहा कि ऑयल भेज दो। अंजुम जी, साउथ कोरिया के पास ईरान के $7 बिलियन थे, ईरान के पैसे थे, साउथ कोरिया ने उसको फ्रीज कर दिया। जब साउथ कोरिया ने फ्रीज किया, ईरान ने कहा भाई ठीक है हमें पैसे भेज दो, तो उसने कहा $1 बिलियन हम कट कर देंगे ट्रांजैक्शन रेट। फिर ईरान ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, बचे हुए भेज दो, उसने कहा नहीं भेजेंगे। फिर कहा ईरान ने मेडिसिन भेज दो उसकी, कहा फिर वो भी नहीं भेजेंगे। तो पूरी दुनिया ने मिलकर ईरान के साथ जो किया है, और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगते रहे, पूरी दुनिया ने मिलकर रोका नहीं उन सैंक्शंस को। तो ईरान ने अभी ये पैगाम दिया है कि भाई अगर हम तकलीफ में रहेंगे तो आपका भी तकलीफ में रहना जरूरी है, वगरना एक काम करें, सैंक्शंस हटा दें, पूरी दुनिया में इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, आप भी तेल बेचें हम भी तेल बेचें, आप भी काम करें हम भी काम करें। जब सबके लिए आराम होगा तो हमारे लिए भी है। अगर हम तकलीफ में रहेंगे तो सब तकलीफ में रहेंगे, ये कानून है। और आप जानते हैं दुनिया में इस वक्त बातचीत, नेगोशिएशन, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज दुनिया में पावर की लैंग्वेज चलती है। अमेरिका पावर से बात मनवाता है, ईरान को भी अभी क्लियर है कि होर्मुज हमारे पास पावर पॉइंट है, हम पावर से अदल इंसाफ और जस्टिस की बात पूरी दुनिया से मनवा के रहेंगे। अब ये बताइए, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर विवाद है, ऐतराज है, दुनिया के देशों को तेल संकट का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये भी खबर आ रही है कई देशों के तेल टैंकर्स को ईरान गुजरने दे रहा है। लेकिन इस पर चूंकि लगातार हम बात करें, हम जरा ट्रंप की धमकी पर आते हैं कि ट्रंप ने कल रात भी जो ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, ट्रुथ सोशल पर लिखा, उसमें भी साफ साफ कहा कि या तो डील करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, या नरक भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। साफ साफ जो ट्रंप ने कल कहा, और आज उससे ज्यादा आगे बढ़कर सीधे सीधे कह दिया कि मंगलवार को पावर प्लांट्स डे और ब्रिज डे है। अब सवाल उठता है कि भाई अमेरिका के पास एयर पावर तो है ही, जैसे 3 दिन पहले या 4 दिन पहले अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के ब्रिज को उड़ाया, वैसे फिर अगर मंगलवार को ईरान के ब्रिज और पावर प्लांट्स को उड़ाएगा, बदले में ईरान हो सकता है वेस्ट एशिया में कहीं पावर प्लांट्स या एनर्जी प्लांट्स या तेल कुएं उड़ाए। लेकिन इससे ईरान क्या किसी बड़े संकट में नहीं फंस सकता है, इस अगर फुल स्केल वार जैसी स्थिति हो गई तो? देखें, जब तक एयर पावर की बात है और अमेरिका आके अगर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे वॉर में कहते हैं द स्केल लैडर, यानी कि आप अपने लैडर को कैसे स्केल अप करते हैं। तो अगर अमेरिका इस चीज पे आता है कि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेगा, तो अमेरिका के लिए ये पता होना चाहिए कि इजराइल और उसके जो देश जो उसका साथ दे रहे हैं वो भी सेफ नहीं रहेंगे। ये वॉर के अंदर दुश्मन के लिए क्लियर होना चाहिए। ये डिटरेंस आपके अंदर क्रिएट करता है कि पूरी दुनिया भी इस वक्त नहीं कह रही कि क्यूबा से सीज फायर होना चाहिए, क्योंकि क्यूबा के पास मिसाइल्स नहीं है, टेक्सास में नहीं मार सकता है। तो क्यूबा से कोई बात नहीं कर रहा है, क्यूबा पे जुल्म हो रहा है लेकिन कोई सीज फायर की बात नहीं कर रहा है। ईरान से क्यों बात करने की बात हो रही है? क्योंकि ईरान के अंदर ताकत है पलट के मारने की। ईरान के लिए क्लियर है
कि अगर ये देखें, ईरान के लिए, ईरान बहुत बड़ी कंट्री है, कई लाख स्क्वायर किलोमीटर की ईरान की जमीन है। ईरान के अंदर कोई भी एक पावर प्लांट 3% से ज्यादा नहीं है। ईरान के अंदर 450 से ज्यादा पावर प्लांट्स है जिन पे इनको हमला करना पड़ेगा। लेकिन ईरान अगर 4 मिसाइल मार दे इसराइल के अंदर, तो इसराइल की 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तबाह हो जाएगी, सिर्फ 4 मिसाइल से। इसराइल बहुत छोटा है, उसके पावर प्लांट्स कम है, उसके पास एयरपोर्ट्स कम है, उसके पास पोर्ट्स कम है। तो अगर ईरान पलट के मारेगा तो इसराइल तबाह हो जाएगा। लेकिन अगर ईरान पर हमला होगा, सख्त होगा ईरान के लिए, लेकिन वो तबाही नहीं देखने मिलेगी जो तबाही इसराइल में देखने मिलेगी, या इनके उन देशों में देखने मिलेगी जो इनके साथ गुलामी करके इनके साथ जंग कर रहे हैं। तो ईरान पे जिस तरीके से हमला होगा उस स्तर पर ईरान जवाब देगा, ये बिल्कुल क्लियर है। अंजुम जी, और मैं एक बात आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, जंग को 40 दिन हो गए। 40 दिन में कितने बार ट्रंप ने यूटर्न मारा है, होर्मुज के बारे में कितनी बार यूटर्न मारा है। हम कितना सीरियस लेंगे ट्रंप को? हमारे लिए ट्रंप की बात की कोई वैल्यू नहीं है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि वो जालिम है। ये लोग वो लोग हैं जो एप्स्टीन गैंग के अंदर इनका नाम है। ये लोग वो लोग हैं जिनके ऊपर आरोप है कि बच्चियों का, 4, 5, 6 साल की बच्चियों का बलात्कार इन्होंने किया है। इनके वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं, इनके वो लड़कियां मौजूद हैं जो लोग कह रही है, वीडियो एविडेंस दे रही है कि हमारा रेप किया गया है, हम इतनी उम्र के थे और हमारा रेप किया गया है। अमेरिका के अंदर 4000 से ज्यादा बार इनका नाम है एप्स्टीन फाइल्स में। ये लोग 40,000 बच्चों को इन्होंने गाजा में मार दिया। इनके लिए इंसानों को मारना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि ऐसे बदतरीन और जालिमों से हमारा मुकाबला है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे अलावा दुनिया में कोई नहीं खड़ा हुआ इनसे मुकाबला करने के लिए। और अगर ये मुकाबले के लिए हक और बातिल के, राइट और रॉन्ग, इविल और गुड के मुकाबले में ईरान को सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी, कुर्बानियां देनी पड़ेगी, शहादतें देनी पड़ेंगी, तो ईरान इज रेडी टू पे दैट प्राइस, बट ईरान इज नॉट रेडी टू सबमिट टू अ टायरेंट। दिस इज द आइडियोलॉजी जो हमारे करबला से हमको मिली है कि सर कट सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता। ये जज्बा ईरान में इस वक्त डोमिनेंट है। हत्ता नॉन रिलीजियस, नॉन हिजाबी, जो हिजाब नहीं करती हैं, वो लड़कियां अभी झंडा लेके ईरान का खड़ी है रास्ते पे, और वो कह रही हमारी तमन्ना है कि हमारी बसीज से लड़कों से शादी हो। ये वीडियोस यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वो डाल रही हैं। तो ईरान में इस वक्त जो फिजा है वो मुकाबले की फिजा है। बहुत जज्बा है कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, हम जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। ईरान के अंदर जो इस वक्त मूड है वो बहुत जबरदस्त है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 दिनों में अमेरिकन जितने फाइटर जेट्स और हॉक्स गिरे हैं, पिछले 100 साल में इतने नहीं गिरे हैं अमेरिका के जितने पिछले 2 दिन में गिरे हैं। तो उस वजह से भी ईरान की पब्लिक में एक बहुत अच्छा मूड है। और अगर जंग होगी, नुकसान होगा, नुकसान तो होगा जंग में, लेकिन उस नुकसान के लिए तैयार हैं, लेकिन जालिम के सामने झुकने को तैयार नहीं। आपने अमेरिकी फाइटर जेट्स का जिक्र किया जो गिरे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि F-15E जैसा फाइटर जेट गिरा। इसमें कोई शक नहीं कि ईरानी एयर डिफेंस, जिसे ट्रंप ने बार बार कहा पूरी तरह से तबाह हो गया, उस एयर डिफेंस ने 2 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और तमाम तरह के ड्रोन्स, जो रिपर ड्रोन, बहुत MQ-9 एडवांस रिपर ड्रोन है, उसको गिराए। बीते अगर 3 दिनों की बात करें तो एक लिस्ट है हमारे पास, स्क्रीन पे हमारे सहयोगी चाहे तो चला सकते हैं कि F-15E फाइटर जेट तबाह हुआ, HH-60 हेलीकॉप्टर 2 तबाह हुए, MH-6 हेलीकॉप्टर तबाह हुआ, A-10 फाइटर जेट जो रेस्क्यू में आया था वो तबाह हुआ, C-130 हरकुलिस विमान कहा जा रहा है 2 तबाह हुए। कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स आज भी ईरान से आई है जहां लोग जश्न मना रहे हैं या उस तबाह विमान और हेलीकॉप्टर के पास खड़े दिख रहे हैं। बट एक सवाल है जाफरी साहब कि ये सब हुआ, तबाही की तस्वीरें आई, लेकिन ये भी तो सच है कि ईरान में अमेरिकी जो क्रू मेंबर है गिरा इजेक्ट करके, एक को परसों अमेरिका ले गया रेस्क्यू करके, ले जाने में कामयाब हुआ, और एक कल रेस्क्यू करके कामयाब हो गया, कल आधी रात को कहें या जो भी। और ईरान की सरजमी पर उतरकर या जैसे भी अपने क्रू मेंबर को, पायलट को अमेरिका ले जाने में तो कामयाब हो गया। तो यही ट्रंप ने आज कहा है कि अब ईरान के आसमान पर हमारी सुप्रीमेसी है। ट्रंप का एक ट्वीट है जिसमें आज ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पहाड़ों के भीतर गहराई में फंसे घायल रूप से बहादुर F-15 के अधिकारी को हमने बचा लिया है। ईरानी सेना बड़ी संख्या में
तलाश कर रही थी, उसके करीब पहुंच गई थी, लेकिन हमने बचा लिया। तो ये सवाल तो है कि इसका मतलब अमेरिका की इतनी सुप्रीमेसी रही कि आपकी सरजमीन से अपने क्रू मेंबर को बचा के ले जाने में कामयाब हुआ। जी, अंजुम जी, सबसे पहले तो ये है कि वो चल रहे थे और चलते-चलते केले पे पैर फिसल गया और गिर गए, ऐसा तो नहीं हुआ था ना। सबसे पहले एयर सुप्रीमेसी के लिए यही था कि ईरान ने उनके फाइटर जेट को मारा, F-15 को मारा, तब तो ये गिरे। यानी इजेक्ट कब करना पड़ा? जब ईरान ने मारा। तो पहले तो ये है कि पिछले 100 सालों में, 50 सालों में F-15, F-35 कितने मारे गए हैं? जितने ईरान में मारे गए उतने कहीं नहीं मारे गए। ये तो क्लियर होना चाहिए इस वॉर में। तो ये ईरान का क्लेम कि हमने मारा, जो आपने लिस्ट गिराई, इतना तो वो नुकसान हुआ, तो ये एयर सुप्रीमेसी कौन सी हुई कि इतने नुकसान हमारे हुए? अभी हमने एक पायलट को निकाल लिया, ये हमारी बहुत बड़ी हॉलीवुड की मूवी का सीन बन गया। अब इसी इंटरेस्टिंग पार्ट सुने। वो जो पायलट था, ना उसका वीडियो आया, ना उसका फोटो आया, ना उसका नाम आया अमेरिका की तरफ से। दूसरी चीज, सेंटकॉम ये बयान जो इनका पूरा ये स्क्रीन पर जो चल रहा है, ट्रंप का बयान है। ट्रंप ने 2 बार बयान दिया, आज सुबह भारतीय समय के अनुसार और एक अभी कुछ देर पहले स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी, ट्रंप ने बयान दिया है। वो पायलट का ना फोटो आया है, ना वीडियो आया है, ना पायलट का कोई मैसेज आया है। अगर निकालते तो सबसे पहले जो मीडिया का इतना सुपर पावर है, वो पहले आके मीडिया में ऐलान करते भाई कि हमारा ये आ गया। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि सेंटकॉम जो इनका हेड ऑफिस है पूरा वेस्ट एशिया का, ये भी अजीब बात है अंजुम जी। अमेरिका है 20,000 किलोमीटर दूर और उनका मिलिट्री का हेडक्वार्टर जो है वो कतर में है। ये अजीब बात नहीं है? सेंटकॉम जो पूरे इस एरिया को मैनेज करता है मलेशिया तक, वो कहां पर है? वो है कतर में। ये एक अजीब दुनिया में बात है। लेकिन एनीवेज, सेंटकॉम का एक भी ट्वीट नहीं आया, क्योंकि सेंटकॉम का ऑपरेशन है ना। तो सेंटकॉम ने, जो उनका मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, उसने कोई ट्वीट नहीं किया है। उसने कोई अभी तक नहीं ये चीज ऐलान किया कि भाई हमने ये सोल्जर को निकाल लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे हैं, सेंटकॉम ऐलान नहीं कर रहा है। इसमें आपको क्या चीज समझ में आती है? और अगर ठीक है, अगर हम ये अगर ट्रंप झूठ बोल रहा है, नहीं, अगर ट्रंप झूठ, एक तो झूठ इसमें बोलने का की कोई वजह नहीं लगती। मान लेते हैं कि उनका जो क्रू का मेंबर है वही फंसा है या ईरान में ही है, और उसके बाद वो झूठ बोल रहे हैं, तो भाई ईरान ने भी तो नहीं बताया ना कि ये यहाँ है, कैप्चर है, कुछ है, तो लोग वही मानेंगे जो ट्रंप कह रहे हैं। जी, ईरान की तरफ से अगर पकड़ा जाएगा तो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आएगा और ऑफिशियल वीडियो भी आएगा। तो हवाई तो बात नहीं करना है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अमेरिकन मिलिट्री और अमेरिकन पॉलिटिशियन में क्लैरिटी और सिमिलैरिटी नहीं है। यानी अगर सेंटकॉम को, क्योंकि सेंटकॉम का ऑपरेशन था, क्यों सेंटकॉम इसको रिलीज नहीं कर रहा है? और क्या इसके पीछे जो अमेरिकन जनरल्स का निकाला जाना है, उससे सेंटकॉम के हेड जो है, क्या वो कंफर्टेबल है या नहीं है? पिछले 2 दिन से सेंटकॉम की कोई ट्वीट नहीं आई है अंजुम जी। आप सेंटकॉम के अगर एक्स हैंडल पे जाएंगे तो पिछले 2 दिन से कोई ट्वीट उनकी नहीं आई है। मैंने अभी सेंटकॉम का हैंडल जो है वो ट्विटर पर जाके देखा है। तो देखें, ये पूरे ऑपरेशन में अगर हम ये कहें कि अमेरिका बहुत सुप्रीम है और अमेरिका की बहुत सुप्रीमेसी है, तो 2 फाइटर हॉक्स गिर गए, 2 हेलीकॉप्टर गिर गए, एक F-15 गिर गया, इतने सारे इनके फाइटर जेट्स और ड्रोन्स गिरने के बाद सिर्फ अमेरिका ही है जो विक्ट्री क्लेम कर सकता है। भाई साहब, आपको एक ऐसा मुल्क जिसको 40 साल से आपने सैंक्शंस में रखा था, उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि 2 दिन में इतने ज्यादा आपके फाइटर जेट्स और इतने ज्यादा आपके ड्रोन्स गिरा दे जितने 50 साल में नहीं गिरे, 2 दिन में गिरा दिया ईरान ने। तो ये ईरान की विक्ट्री है या उनकी विक्ट्री है? ये तो क्लियर होना चाहिए लोगों के लिए। तो ईरान में क्या चर्चा है? जैसे आज एक तस्वीर चल रही है, लगातार वायरल हो रही है, कहा जा रहा है ईरान का जो मिलिट्री विमान था उसको गिराया गया, उसका मलबा है, वहां बासिज फोर्सेस के लोग दिख रहे हैं, ईरानी झंडे के साथ कुछ लोग दिख रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर के मलबे की भी बात की जा रही है, HH-60। तो क्या ईरान में क्या खबर चल रही है, क्या हुआ और कैसे? देखिए, कल रात भर क्या हुआ?
देखिए, ईरान में ये है कि आप जानते हैं कि अमेरिकन और इजरायली आर्मी के सोल्जर्स अगर पकड़े जाते हैं और वो जिंदा रहते हैं तो उनके लिए खतरनाक होता है। तो वो खुद ही कोशिश करते हैं कि वो मर जाएं। द हारेट्स न्यूज़पेपर जो है इजरायली न्यूज़पेपर है, अगर आप हिब्रू का। उसकी रिपोर्ट जाके देखेंगे और आप उसके अंदर देखेंगे अक्टूबर 7 के अंदर कितने इजरायली सोल्जर्स थे जिनको खुद इजरायली मिलिट्री ने मारा है ताकि वो बंधक ना बने, क्योंकि इनके यहाँ एक साइकोलॉजी है कि हमारे यहाँ बंधक नहीं बनना चाहिए। तो ईरान में ये चर्चा है कि उनके फाइटर जेट्स आ रहे थे और वो खुद हमला कर रहे थे और उनकी कोशिश ये थी कि ये जो पायलट है ये मर जाए ताकि जिंदा इरानियंस के हाथों में ना आए। लेकिन ईरान ने अभी तक ये क्लेम नहीं किया है कि वो जो पायलट है वो पकड़ा गया है। और ईरान ने क्लियरली ये कहा है कि इनका जो ये ऑपरेशन था ये ऑपरेशन फेल हुआ है, क्योंकि इनके जो इनके हॉक्स थे या सब चीजों को ईरान ने मार के गिराया। उसके वीडियोस ईरान में वायरल हो रहे हैं किस तरीके से इनके ड्रोन्स और इनके फाइटर जेट्स और इनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं, हॉक्स हेलीकॉप्टर्स, वो किस तरीके से गिर रहे हैं मार लगने के बाद। ये वीडियोस पूरे ईरान में वायरल है और तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं कि भाई हमारी कौम में ये कुव्वत है कि दुनिया में जो अपने आप को सुपर पावर कहता था उसके मुकाबले में हम खड़े हो सकते हैं और हम लड़ सकते हैं। ये जज्बा कौम के अंदर रीइंस्टेट होता है हर ऐसे इवेंट के बाद। तो अब सवाल उठता है कि भारतीय समय के अनुसार, चूंकि मैं भारत से बोल रहा हूं, परसों सुबह 6 बजे ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद होगी और उसके पहले 24 घंटे के भीतर ट्रंप ने 2 बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात दोहराई, कल और आज, और सीधे सीधे कह रहे ईरान के लोगों के लिए कि आप लोगों पर नरक बरसेगा। अगर उनके शब्द में कहूं तो कल जो उन्होंने कहा 48 आवर्स बिफोर ऑल हेल विल रेन डाउन ऑन देम, और आज कहा यू विल बी लिविंग इन हेल। तो इसका क्या ये जवाब सेम है? चीज उन्होंने गाजा के लिए भी कही थी और चाह रहे थे गाजा के अंदर हमास से कह रहे थे कि तुम सबमिट कर दो, और यही लफ्जों का इस्तेमाल किया था। और गाजा में ये अल्फाजों का इस्तेमाल करने के बाद भी तकरीबन 1 साल तक वो नेगोशिएट करते रहे। वो हमास को नहीं झुका सके तो ईरान को क्या खाक झुकाएंगे। और जहां तक ये पिछले 45 दिनों में कई 48 घंटे, कई 72 घंटे, कहीं 5 दिन, कहीं 10 दिन कहा होर्मुज हमारी जंग है, होर्मुज को हम आजाद कर देंगे, फिर कहा होर्मुज आजाद है, फिर कहा होर्मुज हमारी लड़ाई नहीं है, फिर कहा नहीं अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस को लड़ना चाहिए, फिर कहा नहीं होर्मुज हम आजाद कराएंगे, अब दोबारा कह रहे होर्मुज को हम आजाद कराएंगे, कल कह रहे थे कि होर्मुज हमारी लड़ाई नहीं है। तो ट्रंप की बात को सीरियसली जो वो कह रहे, उनके इंटेंट हमारे लिए क्लियर है, उनका इंटेंट डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन वो जो कह रहे हैं उसकी रियलिटी में कोई सब्सटेंस और वैल्यू नहीं है। क्योंकि एक वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल है, उस वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में लिखा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप के सिलसिले में, ये है कि ट्रंप ने मोर देन 3500 झूठ बोले हैं प्रेसिडेंसी में जब से आए हैं, जब से। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का याद है मुझे, आर्टिकल है, 3500 झूठ बोले। याद है मुझे, हाँ याद है मुझे, पिछले टर्म की बात है। हाँ जी, एक और आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, अंजुम जी, उसके अंदर ये कहा कि ट्रंप की जो जबान है ना, ट्रंप की जो लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज को जब एक्सपर्ट्स ने एनालाइज किया तो उससे उन लोगों ने ये चीज को जज किया है कि इसकी लैंग्वेज कैपेबिलिटी 8 साल के बच्चे की तरह है। वेरी बिग, वेरी इंप्रेसिव, वेरी वेरी बिग, वेरी एक्सपेंसिव। तो उन्होंने जब उनकी वोकैबुलरी को एनालाइज किया तो उसके बाद उनको ये नतीजे पे पहुंचे कि 8 साल का बच्चा जिस लैंग्वेज में बात करता है उस लैंग्वेज में ट्रंप बात करता है। तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उसका जो एम्पायर जो है ना, जो इन्होंने 200 साल बनाया था, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस और एवरीबॉडी इज इक्वल, वी आर देयर फॉर ह्यूमन वैल्यूज, वो पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जनाजा ट्रंप उठा रहा है। देखिए उनकी लैंग्वेज तो कैसी है, वो जो उन्होंने पोस्ट किया उससे पता चल रहा है। जब इस तरह की भाषा, क्रेजी बास्टर्स जैसे शब्द का, और उसके पहले एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो जेन जी, आजकल की यंगस्टर आपस की बातचीत में बोलते हैं, क्लब में, कैफे में, पब में। वो एक राष्ट्रपति सीधे सीधे सार्वजनिक तौर पर बयान दे रहे।
लेकिन उसी राष्ट्रपति के हाथ में, उसी राष्ट्रपति के पास वो पावर है अमेरिकी एयरफोर्स का, अमेरिकी नेवी का, अमेरिकी फौज का, और उनकी सनक और उनका पागलपन किसी देश पर हमले कर सकता है, किसी राष्ट्रपति को किडनैप कर लेता है। वेनेजुएला में वही हुआ, और ईरान 36 दिन से अमेरिका ईरान के खिलाफ लड़ रहा है, या अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। तो आखिर विनाश और तबाही की चाबी कहें या लीवर जिसे खींच सकते हैं ट्रंप, वो तो उनके हाथ में है। हाँ, देखिए मैं यही कह रहा हूं कि इंटेंट जो है ना, इंटेंट, लड़ाई का इंटेंट, तबाही का इंटेंट, खुद अंदर से जालिम होना, इंसानों के लिए कदर ना करना, इंसानों को तहकीर करना, जलील करना। आप देखें अमेरिका में किस तरीके से रिपोर्टर्स से बात करते हैं, किस तरीके से लोगों को जलील करते हैं, बिकॉज उनकी ये मानसिकता से आपकी जंग है कि मैं ताकतवर हूं तो मैं पूरी दुनिया को दबा दूंगा, मैं ताकतवर हूं तो मैं सबको झुका दूंगा, मैं ताकतवर हूं तो तुम्हें सजदा करना पड़ेगा। इस मानसिकता से हमें लड़ना होगा, और पूरी दुनिया के इंसानों को यह समझ में आना चाहिए कि ये मानसिकता जो अमेरिका पूरी दुनिया में प्रभावित करना चाहता है, हम तमाम इंसानों की जिम्मेदारी है कि इनसे मुकाबला करें। क्यों ईरान अकेला मुकाबला कर रहा है? क्यों वो मुल्क मुकाबला नहीं कर रहे हैं जो कह रहे हैं मसलन हमको ग्रीनलैंड चाहिए, वेनेजुएला चाहिए, क्यूबा चाहिए, हमने मसलन इस मुल्क को 50% टैरिफ लगा दिया, उसको 20% लगा दिया, तो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्यों पूरी दुनिया एक जालिम के सामने इस तरीके से हाथ जोड़ के खड़ी है? देखिए, द साइलेंस ऑफ अ गुड मैन इज द बिगेस्ट वेपन ऑफ एन इविल मैन। आज दुनिया में अच्छे लोगों का साइलेंस ये बुरे लोगों की ताकत है। तो आज ट्रंप इसलिए सब नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत ताकतवर हैं, इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में फियर का माहौल है, और पूरी दुनिया मिलके उसे नहीं कह सकती शट अप, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज। ये पूरी दुनिया के नेताओं में अगर जुर्रत होती, और आज 100 दुनिया के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स उसे कमेंट करते और उसे कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, वो नहीं करता बात। लेकिन पूरी दुनिया के बादशाह, पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट्स, किंग्स, प्राइम मिनिस्टर्स तमाशा बैठ के देख रहे हैं। सलमान को गाली देता है, किंग सलमान को, MBS को गाली देता है, बदतमीजी की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। सऊदी की तरफ से एक कंडेमनेशन भी नहीं आता। यानी एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है कि मैं दुनिया को गाली दूं, दुनिया के साथ दुनिया को मैं झुकाऊं, और पूरी दुनिया के लोग मेरे सामने सजदारेज हों। बस ये हमारे यहाँ तौहीद है कि जब एक खुदा के सामने सर झुक जाता है तो किसी झूठे खुदा के सामने सर नहीं झुकेगा, किसी जालिम के सामने सर नहीं झुकेगा। ये तौहीद का फंडामेंटल थॉट है कि व्हेन यू ओबे वन गॉड, आप किसी जालिम के सामने सर नहीं झुका सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमीर अब्बास जाफरी साहब। देखते हैं कि ट्रंप की सनक और पागलपन इस जंग को किस मुकाम तक ले जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, नमस्कार। थैंक यू सर।